हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे और आपके बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो बच्चे इस वीडियो में मैंने माइंड मैप बनाया है, अर्थशास्त्र का माइंड मैप बनाया है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप वीडियो को एक बार देखोगे तो आपको एक ही बार देखने पे समझ में आ जाएगा, और अगर आप वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाते हो तो आपको लास्ट टाइम पे वो रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चे आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था को और आय के चक्रीय प्रवाह को, जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये बच्चे माइंड मैप मैंने खुद बनाया है आपके लिए, और अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आप एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी टॉपिक को भूल जाते हो। आपको इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये इसको बनाने में जितना टाइम लगा है समझने में ये उतना ही इजी होगा। ठीक है, तो बच्चे आज हम आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ेंगे इसके अंतर्गत और अर्थव्यवस्था को समझेंगे। ठीक है बच्चे, चलो तो स्टार्ट करते हैं। प्रवाह से क्या तात्पर्य है आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। एक होता है हमारा स्टॉक, दूसरा होता है हमारा प्रवाह। स्टॉक दर्शाता है किसी निश्चित बिंदु समय को। ठीक है, और वहीं प्रवाह दर्शाता है किसी समय अवधि को। वो आपकी 2 महीने की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है या फिर 12 महीने की हो सकती है। ठीक है, तो किसी समय अवधि में उपस्थित वस्तुओं की मात्रा को दर्शाता है। और वस्तुएं कैसी? मुद्रापूर्ति एवं राष्ट्रीय संपत्ति। कहने का मतलब यह है कि किसी समय अवधि के अंतर्गत देश में मुद्रापूर्ति और राष्ट्रीय संपत्ति की कितनी मात्रा है, ये हमको प्रवाह द्वारा पता चलता है। ठीक है, तो किसी समय अवधि में उपस्थित वस्तुओं की मात्रा को दर्शाता है कौन? प्रवाह मतलब कि एक समय अवधि जो लगातार चलती रहती है, जिसका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है। तो एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति का व्यय होती है। ऐसे में राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय व्यय बराबर होते हैं। ठीक है, तो बच्चे समझ में आया कि आपको प्रवाह क्या होता है। प्रवाह आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी लेखा वर्ष जो होता है वो आपके 12 महीने की समयावधि होती है। लेखा वर्ष आपका 12 महीने की समयावधि होती है। तो 12 महीने के अंतर्गत देखा जाता है कि देश में मुद्रापूर्ति और राष्ट्रीय संपत्ति की कितनी मात्रा है। क्लियर? अब प्रवाह से बनता है आपका आय का चक्रीय प्रवाह। अब हम देखेंगे कि आय का, इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे कार्य करता है। ठीक है, आय का चक्रीय प्रवाह मतलब इनकम कैसे सर्कुलर वे में घूमती रहती है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह या वस्तुओं और सेवाओं के चक्रीय रूप में प्रवाह से है। आय के चक्रीय प्रवाह का तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह, मौद्रिक आय की मुद्रा का प्रवाह किस क्षेत्र से किस तरफ होता है, या फिर कह सकते हैं वस्तुओं और सेवाओं के चक्रीय रूप में। उसी प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का चक्रीय रूप मतलब वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह किस प्रकार से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर घूमता रहता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है बच्चे अर्थव्यवस्था। आइए अर्थव्यवस्था को समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था का अर्थ दिया हुआ है, एक अर्थव्यवस्था विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का योग होती है। तो अर्थव्यवस्था क्या है कि जब देश की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का हम योग करते हैं तो वो किसी देश की अर्थव्यवस्था बन जाती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये बच्चे 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक में आपने पढ़ा होगा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं
और प्राथमिक क्षेत्र में किन वस्तुओं को रखा गया, द्वितीयक क्षेत्र में किन वस्तुओं को रखा गया और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी वस्तुएं आती हैं। तो बच्चे रिवीजन के लिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो आपको डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होती है, वो सभी आपके प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वो सभी उद्योग आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे बच्चे कृषि करना, कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। पशुपालन आपका प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। और मछली पालन ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो वो उत्पादन जो आपके प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर करते हैं, वो आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं का उत्पादन आता है जो आपको प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं और उसके बाद में उनकी सहायता से और वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ऐसा समझो कि उद्योग और फर्म क्षेत्र आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, प्रकृति से प्राप्त होने वाली किसी वस्तु का उत्पादन आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत बच्चे आपकी सेवाएं आ जाती हैं। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपकी सेवाएं आती हैं। जैसे बैंक आ गया आपका, बीमा कंपनी आ गई आपके, जो भी आपको सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे क्षेत्र आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर बच्चे, आगे देखो। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण दिया हुआ है। अर्थव्यवस्था के प्रकारों का वर्गीकरण है बच्चे, और ये आप यहाँ पे लिख लेना कि अर्थव्यवस्था के प्रकारों का वर्गीकरण 3 आधार पे किया गया है। नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर। ठीक है, आपकी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर आपकी अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बच्चे सबसे पहले हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसी प्रणाली होती हैं जो आपके उत्पादन के संसाधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसी प्रणाली को अपनाया जाता है जिसमें आर्थिक संगठन पर उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली को अपनाया जाता है जिसमें उत्पादन के जो भी साधन है उस पर व्यक्ति का अपना स्वयं का अधिकार होता है कि वह किस वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, दूसरी होती है बच्चे आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बिल्कुल अपोजिट होती है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसी प्रणाली को अपनाया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसी प्रणाली को अपनाया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों का हित, जन कल्याण की भावना होता है। ठीक है, इसमें सरकार का मुख्य हस्तक्षेप होता है, सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल होता है। हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रणाली को अपनाती है जिसमें लोगों का हित सर्वप्रथम हो, उसके बाद में लाभ को देखा जाता है। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली को अपनाया जाता है जिसमें कुछ क्षेत्रों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है और कुछ क्षेत्रों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रणाली पाई जाती है। इसमें दोनों
दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो बच्चे कमेंट में करो कि भारत की अर्थव्यवस्था नियंत्रण के आधार पर कौन सी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे हम चलते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है: विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था है जिनका विकास हो चुका है, जिन्होंने विकास कर लिया है। ऐसे देश जो विकसित देश हैं वहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। सेकंड आपका विकासशील अर्थव्यवस्था, ऐसे देश जो विकास की तरफ कार्य कर रहे हैं, विकास की प्रगति पर है, मतलब कि जो धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, वो आपके विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। और ऐसे देश या राष्ट्र जहाँ पर अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है, जहाँ पर अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है या फिर ना के बराबर विकास हुआ है, वहाँ पर आपकी अविकसित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, तो बच्चे कमेंट में बताओ कि विकास के आधार पर भारत देश की अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है। थर्ड दिया हुआ है वैश्विक संबंधों के आधार पर। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है: बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें राष्ट्र के लोगों को राष्ट्र की घरेलू सीमा के अंतर्गत ही व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था में जिस देश के लोगों को शेष विश्व के देशों से व्यापार करने, मतलब कि लेन देन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, वो आपके खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। बच्चे कमेंट करना वैश्विक संबंधों के आधार पर भारत देश की कौन सी अर्थव्यवस्था है। और मुझे ये भी बताना कि क्या आप इस वीडियो को देखने से पहले जानते थे कि अर्थव्यवस्था के प्रकारों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, या फिर आपने आज फर्स्ट टाइम इनका डिफरेंस जाना है, इसको जाना है कि कितने आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। आय का चक्रीय प्रवाह। अब आय के चक्रीय प्रवाह के प्रकार। आय के चक्रीय प्रवाह के प्रकार 2 प्रकार हैं: वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह को बच्चे भौतिक प्रवाह भी कहते हैं। भौतिक प्रवाह या फिर फिजिकल फ्लो भी इसको कहते हैं। वास्तविक प्रवाह एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां मुद्रा का प्रयोग नहीं होता, एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहाँ पे मुद्रा का प्रयोग नहीं होता, अर्थात वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलित होती है, वहाँ पर आपकी वास्तविक प्रवाह अपनाई जाती हैं। इसको बच्चे हम चित्र के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चे, ये है आपका चित्र 1.1 जो आपकी चित्र प्रकाशन बुक से लिया गया है। ये आपका वास्तविक प्रवाह का उदाहरण है। यहाँ पे बच्चे देखो, हमारे 2 क्षेत्र हैं, एक हमारा व्यावसायिक फर्म और दूसरा हमारा परिवार क्षेत्र। ठीक है, अब जहाँ पे आपके मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता, वहाँ पे जब किसी फर्म को उत्पादन करना होता है तो उसको किसकी ज़रूरत होती है? उसको आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। उत्पत्ति के संसाधन कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। ठीक है, तो ये क्या है? ये उत्पादन के साधन है हमारे। तो आपको पता है बच्चे, कोई भी फर्म हो, कोई भी संस्था हो, अगर उसको किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करना है तो उसको उत्पत्ति के साधनों की सर्वप्रथम आवश्यकता होगी।
और यह भी आवश्यक नहीं है कि उसके पास में सभी संसाधन उपलब्ध हो। उसके पास में हो सकता है भूमि हो, लेकिन उसको फिर भी श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर हो सकता है भूमि और पूंजी दोनों उसके पास में हो, तब भी उसको श्रमिक तो बाहर से लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बच्चे परिवार, कोई एक परिवार की बात नहीं हो रही है, हम समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे परिवार, देश के सभी परिवार इसके अंतर्गत आते हैं। वैसे ही व्यावसायिक फर्में में देश में उत्पादन करने वाले सभी फर्में सम्मिलित हैं। तो बच्चों इसको ऐसे समझते हैं कि व्यावसायिक फर्मों को उत्पादन करना है तो उसको क्या चाहिए, उत्पत्ति के साधन चाहिए। उत्पत्ति के साधन क्या होता है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन भी इसका अंतर्गत आता है। तो वो उसको कहाँ से मिलेगा, वो उसको परिवार से मिलेगा। ठीक है, तो संसाधनों का फ्लो, संसाधनों का प्रवाह किसकी तरफ हुआ, परिवार से व्यावसायिक फर्मों की तरफ हुआ, कि व्यावसायिक फर्मों ने परिवार से हेल्प ली। हेल्प किस रूप में, कि उन्होंने या तो परिवार से भूमि ली, या फिर श्रम लिया, या फिर पूंजी लिया, या फिर साहस लिया। तो हमारे संसाधनों का प्रवाह किस तरफ हुआ, व्यावसायिक फर्मों की तरफ हुआ। अब जब व्यावसायिक फर्में वस्तुओं एवं सेवाओं का जब फर्में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करेंगी तो उन उत्पादनों की आवश्यकता, उन वस्तुओं सेवाओं की आवश्यकता किसको होगी, परिवार को होगी। परिवार क्या करते हैं, वस्तुओं सेवाओं का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, जो उनकी जीवन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो वस्तुएं और सेवाएं जो भी उत्पादित की जाएंगी वो किसकी तरफ जाएंगी, अब वो व्यावसायिक फर्मों से परिवार की तरफ जाएंगी। ऐसा क्यों, जब परिवार ने अपने संसाधन व्यावसायिक फर्मों को उत्पादन के लिए दिए तो उसके बदले में व्यावसायिक फर्में वस्तुएं एवं सेवाएं परिवार को प्रदान करेंगी। क्योंकि यहाँ पे ये हमारा वास्तविक प्रवाह है, यहाँ पे मुद्रा का प्रयोग नहीं हो रहा, तो संसाधनों के बदले वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त करते हैं कौन, परिवार क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया है कि संसाधनों का फ्लो किधर से किधर की तरफ हुआ। तो जब व्यावसायिक फर्मों को उत्पादन करना है तो परिवार से व्यावसायिक फर्मों की तरफ हमारे संसाधनों का प्रवाह हो रहा है, और जब उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता परिवार को होगी तो परिवार व्यावसायिक फर्मों से वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करेगा। और यहाँ पे मुद्रा नहीं है तो ये हमारा कैसा फ्लो कहलाएगा, वास्तविक प्रवाह, जिसे बोलते हैं रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, दूसरा हमारा मौद्रिक प्रवाह, दूसरा दिया हुआ हमारा मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से वर्तमान युग में सभी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रा का प्रयोग करती हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से वर्तमान युग में क्या कर रही हैं, सभी अर्थव्यवस्था किसका प्रयोग कर रही है, मुद्रा का प्रयोग कर रही हैं। तो समझते हैं बच्चे इसका एग्जाम्पल। सब पहले देख लेते हैं कि मौद्रिक प्रवाह भी दो प्रकार का होता है, आपका प्रत्यक्ष प्रवाह और अप्रत्यक्ष प्रवाह। प्रत्यक्ष प्रवाह में आपका परिवार क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से संसाधनों का फर्म व्यावसायिक फर्मों की तरफ फ्लो करता है, और उसी प्रकार से आपकी व्यावसायिक फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का फ्लो फर्मों से परिवार की तरफ होता है। ठीक है, आइए बच्चों इसका चित्र हम देख लेते हैं। ये इसका चित्र दिया हुआ है आपका मौद्रिक प्रवाह का, कि जब मौद्रिक प्रवाह होता है तो आपका किस प्रकार से मुद्रा प्रयोग में लाई जाती है। अब बच्चे देखो, क्षेत्र अभी भी दो वही हैं कि हमारा परिवार और व्यावसायिक फर्म है, परिवार और व्यावसायिक फर्म है। यहाँ पे हमारे दो क्षेत्र वही हैं, परिवार और व्यावसायिक फर्म है। ठीक है, यहाँ पर भी व्यावसायिक फर्मों को उत्पादन करना है तो उसको किसकी आवश्यकता है, उसको संसाधनों की, उत्पत्ति के साधनों की आवश्यकता है, जो हमारे क्या होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। ठीक है, तो जब व्यावसायिक फर्मों को संसाधनों की आवश्यकता होगी तो वो किससे
प्राप्त करेगा? वो परिवार से प्राप्त करेगा। किससे प्राप्त करेगा? परिवार से प्राप्त करेगा आर्थिक संसाधनों को। तो यहाँ पे संसाधनों का प्रवाह किसकी तरफ हुआ? परिवार से व्यावसायिक फर्मों की तरफ हुआ। और संसाधन कौन कौन से? आपकी भूमि हो सकती है, श्रम, पूंजी और साहस। अब यहाँ पे जब ये हमारा मौद्रिक प्रवाह है तो बच्चे व्यावसायिक फर्म में प्राप्त संसाधनों के बदले उनका भुगतान किस प्रकार से करेगी? तो बोलो, उसके आर्थिक संसाधनों के बदले क्या देगी? उनका प्रतिफल प्रदान करेगी। किसको? परिवार को। प्रतिफल के रूप में क्या क्या हो सकता है? जैसे आपके भूमि के बदले क्या प्राप्त होगा? अगर आपने परिवार से भूमि प्राप्त करे तो उसके बदले आपको क्या देना होगा? लगान। अगर आपने कार्य कराया, श्रमिक से कार्य कराया, तो आप उसको क्या दोगे? मजदूरी। और आपने अगर पूंजी प्राप्त करी है तो आप उसको क्या दोगे? ब्याज। और अगर आपने साहस प्राप्त करा तो उसके बदले क्या होगा? लाभ। ठीक है, तो ये उत्पत्ति के संसाधनों का क्या? प्रतिफल। इसको हम कहते हैं उत्पत्ति के संसाधनों का प्रतिफल, जो किस रूप में होगा? मुद्रा के रूप में होगा, जिसको हम कहते हैं साधन भुगतान। ठीक है, अब बच्चे व्यावसायिक फर्मों को उत्पादन करना था, उसको संसाधनों की आवश्यकता थी, तो उसने परिवार से संसाधन प्राप्त करें और उसके बदले परिवार को क्या दी? मुद्रा दी। और वो किस रूप में? लगान के रूप में, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में और लाभ के रूप में। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो लेन देन हुआ है साधनों का और मुद्रा का, वो कैसे हुआ? वो डायरेक्ट हुआ है व्यावसायिक फर्म और परिवार के बीच में। इनके मध्य कोई और नहीं है, कोई और संस्था नहीं है, तो ये डायरेक्ट रूप से हुआ। तो ये कैसा होगा? आपका प्रत्यक्ष प्रवाह। ठीक है, अब बच्चे जब व्यावसायिक फर्मों ने उत्पत्ति के संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया, किसका? वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन करा, तो उन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? परिवार के द्वारा किया जाएगा। अब परिवार को वो वस्तुएं और सेवाएं चाहिए, तो वस्तुएं और सेवाओं किसको प्रदान करेंगी व्यावसायिक फर्म में? परिवार को। और परिवार इसके बदले में क्या देगा? मुद्रा किसको देगा? व्यावसायिक फर्मों को देगा, जिसको हम कहते हैं उपभोग व्यय। क्लियर? अब आपको समझ में आया कि जब परिवार से व्यावसायिक फर्में संसाधन प्राप्त करती हैं तो उसके बदले में मुद्रा के रूप में क्या क्या देती है? लगान देती है, मजदूरी देती है, ब्याज देती है और लाभ देती है। ठीक उसी प्रकार व्यावसायिक फर्मों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का जब उत्पादन किया जाता है तो उनकी आवश्यकता परिवार को भी होती है, और परिवार को वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उपभोग व्यय करने की, मतलब कि उसको अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए खर्चा करना होता है, जो मुद्रा के रूप में होता है, जिसको हम बोलते हैं उपभोग व्यय। तो अब आय का प्रवाह किसकी तरफ में हुआ है? आय का प्रवाह किसकी तरफ? पहले तो परिवार की आय प्राप्त हुई, जब परिवार ने अपने संसाधन फर्म को दिए तो उसके बदले उसको लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ प्राप्त हुआ। तो आय का प्रवाह किसकी तरफ हुआ? परिवार की तरफ। अब परिवार को वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता है, तो वस्तुएं सेवा क्रय करने के लिए क्या करेगा परिवार? उपभोग व्यय करेगा, मतलब कि खर्चे करेगा, उसके बदले में वस्तु और सेवाएं प्राप्त करेगा। तो अब आय, आपकी आय, ये किसकी आय हुई? ये अब व्यावसायिक फर्म की आय हुई। तो कहने का मतलब यही है कि एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय होती है। ठीक है, एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय होती है। क्लियर? अब इसका सेकंड देख लेते हैं, इसी का अप्रत्यक्ष प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष प्रवाह। तो अप्रत्यक्ष प्रवाह के अंतर्गत बच्चे आपके परिवार और व्यावसायिक फर्मों के मध्य आपके साधन बाजार और वस्तु बाजार आ जाते हैं। ठीक है, आपके साधन बाजार और वस्तु बाजार आ जाते हैं, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष प्रवाह कहा जाता है। ठीक, देखो बच्चे, ऐसे बाजार जहाँ पर उत्पत्ति के सभी साधन उपलब्ध होते हैं उसको हम साधन बाजार कहते हैं।
उसी प्रकार से जहाँ पे वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त होती हैं, ऐसे बाजार को वस्तु बाजार कहा जाता है। वस्तु बाजार तो आप इजीली समझते हैं। उसी प्रकार से उत्पत्ति के साधनों का बाजार भी होता है, जहाँ पे उत्पत्ति के साधन प्राप्त होते हैं उसको साधन बाजार कहते हैं, और जहाँ पे वस्तुएं सेवाएं प्राप्त होती हैं, बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं, उसको हम वस्तु बाजार कहते हैं। ठीक, ध्यान से समझना बच्चे, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अप्रत्यक्ष इसलिए कहा गया है कि अब परिवार और व्यावसायिक फर्मों के मध्य क्या आ गए, साधन बाजार और वस्तु बाजार आपके आ गए हैं। तो बच्चे देखो, अब परिवार के पास में क्या है, परिवार के पास में संसाधना, उत्पत्ति के संसाधना, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभी परिवारों की बात की गई, तो किसी परिवार के पास में कुछ संसाधन और किसी परिवार के पास में कुछ, तो उनके पास में जो भी संसाधन उत्पत्ति के उपलब्ध हैं वो उनको किसको देंगे, वो साधन बाजार को देंगे। ठीक है, परिवार के पास में जो भी साधन हैं वो किसको देंगे, वो जहाँ पे साधन बाजार हैं, जहाँ पे साधन उपलब्ध होते हैं बड़ी मात्रा में, उस बाजार को देंगे कि हमारे पास में ये संसाधन है, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। ठीक, साधन बाजार में। उसके बदले साधन बाजार क्या करेगा, उनको मुद्रा देगा। ठीक है, क्या देगा, साधन के बदले मुद्रा देगा, किसको, परिवार। तो ये क्या हुआ, ये परिवार की आय हुई। परिवार ने संसाधन देकर क्या प्राप्त करी, मुद्रा। तो ये मुद्रा का प्रवाह किसकी तरफ हुआ, साधन बाजार से परिवार की तरफ। अब साधन बाजार प्राप्त साधन को किसको देगा, व्यावसायिक फर्मों को, क्योंकि आवश्यकता किसको है, व्यावसायिक फर्मों को। व्यावसायिक फर्मों को उत्पादन करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। अब व्यावसायिक फर्म में परिवार से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से साधन प्राप्त नहीं करके कहाँ से प्राप्त करेगी, साधन बाजार से, और उसके बदले उसको क्या देगी, मुद्रा देगी। तो आय का प्रवाह किसकी तरफ हुआ, साधन बाजार की तरफ हुआ। ठीक है, साधन के बदले क्या दी, आय, किसको, साधन बाजार को। तो आय का प्रवाह किसकी तरफ हुआ, साधन बाजार। अब व्यावसायिक फर्म में प्राप्त साधन से क्या करेगी, उत्पादन करेगी। ठीक है, क्या करेगी, उत्पादन करेगी। उत्पादन किसका, वस्तुओं और सेवाओं का करेगी, और उन वस्तुओं और सेवाओं को कहाँ पे सेल करेगी, वस्तु बाजार में। कहाँ पे सेल करेगी, वस्तु बाजार में। और वस्तु बाजार से उन सेवाओं को कौन खरीदेगा, वस्तु बाजार से वस्तु और सेवा को कौन खरीदेगा, परिवार। परिवार जब उसको खरीदेगा तो उसके बदले क्या देगा, उसके बदले क्या देगा, खर्चा करेगा, उसी के बदले तो वस्तु या सेवा प्राप्त होगी। तो आय का प्रवाह किसकी तरफ हुआ, वस्तु बाजार की तरफ हुआ। और वस्तु बाजार से कौन प्राप्त करेगा, व्यावसायिक फर्म में। ठीक है, जिसको कहा जाता है उपभोग। उपभोग परिवार को आवश्यकता है वस्तु एवं सेवाएं की, तो वो किससे प्राप्त करेगी, वस्तु बाजार से। जबकि प्रत्यक्ष प्रवाह में क्या करे थे, वो व्यावसायिक फर्मों से डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर रही थी। लेकिन ये बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण वस्तु बाजार और यहाँ पे आपके साधन बाजार उपलब्ध होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि परिवार प्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक फर्मों से वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करें। उसी प्रकार से व्यावसायिक फर्मों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो परिवार से साधन प्राप्त करें। ठीक है, तो आय का प्रवाह आपने कैसे देखा कि जब हमारा परिवार ने आर्थिक संसाधन साधन बाजार को उपलब्ध कराए, साधन बाजार ने व्यावसायिक फर्मों को उपलब्ध कराए, और व्यावसायिक फर्मों ने क्या करा, उत्पादन करा, उससे क्या बने, वस्तु एवं सेवा। वस्तु या सेवाएं उसने कहाँ पे पहुँचाई, वस्तु बाजार में। जब वस्तु बाजार में पहुँचाई तो वस्तु बाजार से किसने खरीदी, परिवार ने। ठीक है, किसने खरीदी, परिवार ने। अब जब परिवार ने संसाधन उपलब्ध कराए थे, उसके बदले उसको आय प्राप्त हुई थी। आय जो प्राप्त हुई थी वो क्या करेगी, अब उसको अब खर्च करेगी वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करने में। तो आप ये क्या देख रहे हो कि आय का सर्कुलर क्या हो रहा है, हमारा चल रहा है कि पहले परिवार की आय हुई, परिवार ने उसको
कहाँ पे व्यय करा? वस्तु बाजार में। वस्तु बाजार से वो किसके पास में गए? व्यावसायिक फर्मों के पास में, ठीक है। और व्यावसायिक फर्मों के पास से किसके पास में गई? साधन बाजार, और साधन बाजार से परिवार। तो इसी तरह से ये आपका जो प्रवाह है ये सर्कुलर वे में, चक्रीय प्रवाह इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि ये आपका सर्कुलर वे में घूमता रहता है, क्योंकि एक की आय दूसरे का व्यय होती है। तो जो आया अब आपको समझ में, ठीक है। चलते हैं हम माइंड मैप पे। आयु से हम पढ़ चुके हैं, आय का चक्रीय प्रवाह के प्रकार हम पढ़ चुके हैं, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। दो प्रकार होते हैं, और मौद्रिक प्रवाह को भी दो भागों में बांटा गया, प्रत्यक्ष प्रवाह और अप्रत्यक्ष प्रवाह। अप्रत्यक्ष प्रवाह में आपके पूंजी बाजार और साधन बाजार सम्मिलित होते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है आय का चक्रीय प्रवाह का महत्व। आय का चक्रीय प्रवाह का महत्व क्या है कि देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने में यह हेल्प करता है, और S बराबर आई में मौद्रिक नीति का महत्व देखा जाता है। S बराबर आई का मतलब है कि सेविंग्स बराबर इन्वेस्टमेंट में मौद्रिक नीति का क्या महत्व रहा है कि कितनी बचत हुई है। और क्योंकि हम इन्वेस्ट कब करते हैं? जब हमारी सेविंग्स होती है। तो दोनों कैसी होनी चाहिए? बराबर। कब? राष्ट्रीय स्तर। किस पर? राष्ट्रीय स्तर पर दोनों बराबर होनी चाहिए। असंतुलन की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, आय व रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों का आधार हमारा आय का चक्रीय प्रवाह है। उत्पादन, आय तथा व्यय की तिहरी समानता जहाँ पे हमारा उत्पादन, आय और व्यय तीनों बराबर होता है। देखो बच्चों, अगर हम किसी परिवार की बात करें, ठीक है, अगर हम किसी परिवार की बात करें तो उस परिवार की आय और व्यय में जो संतुलन होता है उसमें देखो, पर किसी भी परिवार की आय और व्यय बराबर भी हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि जितनी आय है उससे खर्चे कम भी हो सकते हैं उस परिवार के, उससे खर्चे ज़्यादा भी हो सकते हैं और उसके बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो हमारे देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है उसी के बराबर आय होती है और उसी के बराबर हमारे व्यय होते हैं, जो हमारा संतुलन का स्तर होता है। क्लियर? आगे दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से राजकोषीय नीति का महत्व है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से राजकोषीय नीति का महत्व, आय का चक्रीय प्रवाह के महत्व भी हम पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं कि आय के चक्रीय प्रवाह के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, आय के चक्रीय प्रवाह के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों, परिवार क्षेत्र, फर्म या फिर उद्योग क्षेत्र, सरकार क्षेत्र या फिर विदेशी या फिर विश्व क्षेत्र। शेष विश्व क्षेत्र, अपने देश को छोड़कर बाकी शेष विश्व क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, 4 क्षेत्र हैं, परिवार क्षेत्र जिसको घरेलू क्षेत्र भी कहा गया है, फर्म या उद्योग क्षेत्र, सरकार क्षेत्र, विदेशी या फिर विश्व क्षेत्र। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, फर्म क्षेत्र और सरकार क्षेत्र, ये हमारे बंद अर्थव्यवस्था के भाग हैं। ठीक है, ये हमारे बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो हमारे देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत आती है, कार्य करती है, आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो देखो, परिवार क्षेत्र हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं, फर्म या उद्योग क्षेत्र भी हमारे राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश की सरकार भी हमारी सीमा के अंतर्गत ही कार्य करती है। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। लेकिन जब विदेशों से व्यापार करना, लेन देन करने की स्वतंत्रता होती है तो वो हमारी खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक, देखो बच्चों, जो परिवार और फर्म 2 क्षेत्रों के बीच में आय का प्रवाह होता है तो उसको बोलते हैं 2 क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह। परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र के अंतर्गत जब आय का
प्रवाह होता है तो उसको बोलते हैं दो क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह। जब परिवार, फर्म और सरकार तीन क्षेत्रों में आय का प्रवाह होता है तो उसको बोलते हैं हम तीन क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक उसी प्रकार से परिवार, फर्म, सरकार और विदेशों से चारों क्षेत्रों में आय का प्रवाह होता है तो उसको बोलते हैं हम चार क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह। इसको भी हम चित्र की सहायता से समझ लेते हैं कि दो क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह क्या है। ठीक है, तो उसे चलते हैं। ये देखो बच्चे, जैसे हमने आय के वार्षिक प्रवाह को पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से ये हमारा दो क्षेत्रों में आय के चक्रीय प्रवाह का उदाहरण है। ठीक है, डायग्राम है। ठीक है बच्चे, दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको वार्षिक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह का चित्र आपको अच्छे से समझ में आया तो इसको समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये भी ठीक उसी प्रकार से है कि यहाँ पे हमारे दो क्षेत्र हैं, घरेलू क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र। और उत्पाद क्षेत्र को किसकी आवश्यकता है? उत्पाद क्षेत्र को किसकी आवश्यकता है? उत्पाद क्षेत्र को उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के साधनों की आवश्यकता है, जो वो किससे प्राप्त करेगा? घरेलू क्षेत्र से। ठीक है, और उसके बदले क्या देगा? मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ परिवार को देगा, घरेलू क्षेत्र को देगा। अब उत्पाद क्षेत्र ने वस्तुओं और सेवाओं का क्या करा? उत्पादन। और वस्तुओं और सेवाओं को कौन प्राप्त करेगा? घरेलू क्षेत्र प्राप्त करेगा। और उसके बदले क्या करेगा? उपभोग व्यय। उपभोग व्यय मतलब उसका भुगतान करेगा, तो जिसको कहा गया उपभोग व्यय। उपभोग व्यय इसलिए कहा गया है कि वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करेगा और उन पे होने वाले खर्चे को हम उपभोग व्यय कहते हैं। तो आय का चक्रीय प्रवाह इसलिए कहा गया है कि जब उत्पाद क्षेत्र को आवश्यकता थी संसाधनों की, तो उसके बदले में उत्पाद क्षेत्र ने घरेलू क्षेत्र को क्या दी? मजदूरी, लगान और ब्याज दिया। तो ये आय किसकी आय हुई? घरेलू क्षेत्र की आय हुई। लेकिन जब घरेलू क्षेत्र को वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता है तो उसके बदले वो क्या करेगा? उपभोग व्यय करेगा। तो ये किसकी आय हुई? अब यह उत्पाद क्षेत्र की आय हुई। तो इसी प्रकार से एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय होती है और हमारा आय का चक्रीय प्रवाह इसी तरह से कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ दो क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह। दो क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह जिसको बोलते हैं दो क्षेत्रीय मॉडल। आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। अब देखो, आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल हम पढ़ चुके हैं। इसी के अंतर्गत दो क्षेत्रीय मॉडल में जब आपका पूंजी बाजार सम्मिलित होता है, देखो चूँकि जो गृहस्थ जो परिवार है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी संपूर्ण आय को व्यय कर देते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घरेलू क्षेत्र को जो भी संसाधनों के बदले आय प्राप्त हो रही है वो उसको पूरी तरह से व्यय कर देते हैं। अतः निश्चय ही व्यावसायिक क्षेत्र की कुल मौद्रिक प्राप्ति गृहस्थियों की आय एवं उपभोग के बराबर होगी। ठीक है, मतलब कि उत्पादकों की जो मौद्रिक प्राप्ति है वो गृहस्थियों की आय बराबर, गृहस्थियों का उपभोग व्यय, तीनों बराबर होगी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में कुल भाग और कुल पूर्ति बराबर होंगी। इस स्थिति को ही संतुलन की स्थिति, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जिससे कि आय का चक्रीय प्रवाह नियमित रूप से अंत तक चलता रहता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि घरेलू क्षेत्र जो भी आय प्राप्त कर रहा है वो पूरी तरह से क्या कर रहा है? व्यय कर रहा है। किस पर? वस्तुएं सेवाएं प्राप्त करने पर। और उत्पाद क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति के बदले में अपने संपूर्ण आय को व्यय कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब घरेलू क्षेत्र सेविंग्स करता है, बचत करता है, ठीक है, एक मिनट बच्चे,
घरेलू क्षेत्र जब बचत करता है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पूंजी बाजार। यहाँ पे आपका आ जाएगा पूंजी बाजार, क्योंकि घरेलू क्षेत्र अपने आय को पूरी तरह से व्यय नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा ना, शुरू कर देगा बचत, कुछ बचत शुरू कर देगा। उसी तरह से जब उत्पाद क्षेत्र अपनी आय को क्या करेगा, निवेश करेगा। जैसे देखो बच्चे, ऐसे समझो, घरेलू क्षेत्र से क्या प्राप्त करें, घरेलू क्षेत्र से संसाधन किसने प्राप्त करें, उत्पाद क्षेत्र ने घरेलू क्षेत्र से क्या प्राप्त करें, संसाधन। उसके बदले में क्या दिया, मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। तो आय किसकी हुई, घरेलू क्षेत्र की। अब घरेलू क्षेत्र को किसकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, वस्तुओं और सेवाओं की। तो वस्तुएं सेवाएं कहाँ से प्राप्त करेगा, उत्पादन क्षेत्र से। लेकिन घरेलू क्षेत्र ने क्या करा, पूरी आय को व्यय नहीं करा, बल्कि उसमें से कुछ क्या करी, बचत करी, उसमें से कुछ बचत करी। और उस बचत को कहाँ पे जमा करा, पूंजी बाजार। उस बचत को कहाँ पे जमा करा, पूंजी बाजार में। और पूंजी बाजार से क्या आशय कि वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं, जैसे कि आपका बैंक हो गया, बीमा कंपनियां हो गई, या फिर चिट फंड, वो सभी आपके पूंजी बाजार के अंतर्गत आते हैं। तो घरेलू क्षेत्र ने कुछ बचत करी, जिसको कहाँ पे पहुंचाया, पूंजी बाजार में। ठीक है, तो जब अपने सभी व्यय घरेलू क्षेत्र ने उत्पादन क्षेत्र पर वस्तु और सेवा प्राप्त करने पर नहीं किए, बल्कि उसमें से क्या कर लिया, बचत कर लिया, तो उत्पादन क्षेत्र को क्या पूरी आय होगी, ऐसा समझ सकते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। कि समझो उत्पाद क्षेत्र को जब संसाधनों की आवश्यकता थी, ठीक है, देखो ऐसे समझ सकते हैं, आपको समझने में इजी होगा कि उत्पादन क्षेत्र को साधनों की आवश्यकता थी, तो उसने घरेलू क्षेत्र से प्राप्त करे, और उसके बदले क्या दिए, मजदूरी, लाभ, ब्याज और लगान। इस सब में घरेलू क्षेत्र को आय प्राप्त हुई 100 रुपये की। ठीक है, 100 रुपये की प्राप्त हुई, और वो 100 रुपये जब घरेलू क्षेत्र व्यय कर देगा किस पे, उत्पाद क्षेत्र पे। क्यों, क्योंकि उसको उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की आवश्यकता है, उसको प्राप्त करने में उसने क्या करा, उपभोग व्यय करा। तो 100 रुपये किसके पास में गए, किसकी इनकम हो गई, उत्पादन क्षेत्र की। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया आपका, पूंजी बाजार। अब घरेलू क्षेत्र अपने 100 रुपये खर्च नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि 100 में से वो 20 की बचत कर रहा है, 20 की बचत कर रहा है, और उसको कहाँ पे जमा कर रहा है, पूंजी बाजार में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब 20 रुपये वो बचत कर रहा है, तो वस्तुओं और सेवाओं पर कितना व्यय कर रहा है, 80 का व्यय कर रहा है। तो उपभोग व्यय के रूप में कितने दिए, 80। अब 80 जब दिए हैं, तो उत्पादन क्षेत्र के पास में कितने कम आए, 20 रुपये कम आए। तो जब 20 कम आए, तो अब वो संसाधन कितने के प्राप्त करेगा, 80 के ही प्राप्त करने पड़ेंगे, हाँ या नहीं। अब संसाधन कम प्राप्त होंगे तो उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा। जब संसाधन कम प्राप्त होंगे तो उत्पादन भी कम होगा। तो उसके लिए क्या करता है, घरेलू क्षेत्र अपने बचत को पूंजी बाजार में जमा करता है, और पूंजी बाजार इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है किसमें, उत्पादन क्षेत्र में। समझो घरेलू क्षेत्र ने 20 रुपये बचाए, वो पूंजी बाजार में डाले, पूंजी बाजार ने वो 20 रुपये कहाँ पे इन्वेस्ट करे, उत्पाद क्षेत्र के पास में, उत्पाद क्षेत्र के पास में। तो अब उत्पाद क्षेत्र के पास में वो कितने के संसाधन प्राप्त कर सकता है, वो पूरे 100 के संसाधन प्राप्त कर सकता है। तो 100 के जब संसाधन प्राप्त करेगा तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा संसाधन होंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी आपका आय के चक्रीय प्रवाह का 2 क्षेत्रीय मॉडल है, जिसके अंतर्गत आपके पूंजी बाजार आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से हम आय के चक्रीय प्रवाह का 3 क्षेत्रीय मॉडल और 4 क्षेत्रीय मॉडल और समझते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलो चलते हैं।
आय के चक्रीय प्रवाह का 3 क्षेत्रीय मॉडल। 3 क्षेत्र कौन कौन से? पहले से हमारे कौन कौन से क्षेत्र थे बताओ? पहले हमारा घरेलू क्षेत्र था, हमने पढ़ लिया। दूसरा उत्पाद क्षेत्र था, ठीक है। अब यहाँ पे कौन ऐड हो जाएगा? आपका सरकारी क्षेत्र। यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाएगी। 3 क्षेत्र आ गए, घरेलू क्षेत्र, उत्पाद क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। अब बच्चे समझते हैं, देखो इसको। घरेलू क्षेत्र क्या कर रहा था कि अपने संसाधन प्रदान कर रहा था, किसको? उत्पाद क्षेत्र को। और उसके बदले क्या प्राप्त कर रहा था? मुद्रा। किस रूप में? मजदूरी, ब्याज या लाभ के रूप में। तो आय किसकी हुई? घरेलू क्षेत्र की। और उत्पाद क्षेत्र से क्या प्राप्त कर रहा था? घरेलू क्षेत्र को उत्पाद क्षेत्र में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त हो रही थी और उसके बदले क्या कर रहा था वो? उपभोग व्यय। अब ये आय किसकी हुई? उत्पाद क्षेत्र की। तो यहाँ तक हमने समझा था। अब यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट इंक्लूड हो गई, यहाँ पे गवर्नमेंट अब आपकी आ गई है। तो देखो बच्चे, ऐसे समझते हैं कि घरेलू क्षेत्र ने उत्पादन प्रदान कराए, किसको? उत्पाद क्षेत्र को। उसके बदले आय जो प्राप्त हुई, उस आय में से वो क्या कर रहा था? कुछ बचत कर रहा था। वो बचत कहाँ पे जमा कर रहा था? पूंजी बाजार में, ठीक है। अब आपकी गवर्नमेंट भी आ जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या क्या करती है? देखो, पेंशन देती है, ठीक है। लोगों को क्या करती है? पेंशन देती है। और बहुत सारी की स्कॉलरशिप भी प्रदान करती है, जिस सबको कहा गया यहाँ पे स्थानांतरणीय भुगतान। मतलब कि घरेलू क्षेत्र पे जो भी खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, उसको कहा गया स्थानांतरणीय भुगतान। वो पेंशन के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में हो सकता है, ठीक है। और घरेलू क्षेत्र से क्या प्राप्त करेगी? टैक्स, क्योंकि टैक्स प्राप्त करेगी। टैक्स से ही तो क्या होती है? कर ही तो क्या होती है? सरकारी क्षेत्र की आय होती है। जब आय नहीं होगी तो व्यय कैसे करेगा सरकारी क्षेत्र? तो घरेलू क्षेत्र से कर वसूल करती है, उसके बदले में स्थानांतरित भुगतान करती है, ठीक है। अब उत्पाद क्षेत्र क्या करेगा? आर्थिक सहायता प्राप्त करेगा, किससे? गवर्नमेंट से। क्योंकि देश में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा उत्पादन होगा, देश उतना विकास करेगा। क्योंकि जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो लोगों को रोज़गार उपलब्ध होगा, लोगों की आय होगी। आय होने पे वो सभी लोग उसकी वस्तु की डिमांड करेंगे, और वस्तु की डिमांड करेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर होता है कि देश का विकास होगा, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, ठीक है। जब लोगों के पास में रोजगार उपलब्ध होगा तो लोगों का जीवन स्तर भी उच्च होगा। तो सरकार क्या करती है कि उत्पादन क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आर्थिक सहायता प्रदान करती है कि आप प्रोडक्शन करो, उसको प्रोत्साहित करती है और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उसके लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और उसके बदले में, जिसको बोलते हैं आर्थिक सहायता या फिर सरकारी व्यय, किस पे करती है? उत्पादन क्षेत्र में। और उसके बदले में क्या करेगी? टैक्स वसूलेगी, कर वसूल करती है, ठीक है। क्या करेगी? कर वसूलेगी, आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और उसके बदले में कर वसूल करेगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट की आय कैसे हो रही है? वो घरेलू क्षेत्र से कर वसूल कर रही है और उत्पादन क्षेत्र से कर वसूल कर रही है। उसके बदले में उत्पादन क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है और घरेलू क्षेत्र को भी सहायता प्रदान कर रही है, जिसको स्थानांतरित भुगतान कहा जा रहा है, ठीक है। और अपनी आय को कहाँ पे जमा करेगी? अपनी आय को कहाँ पे जमा करेगी? जो भी बचत होगी उसमें से उसको पूंजी बाजार में, क्योंकि पूंजी बाजार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? बैंक, बीमा कंपनी, चिट फंड आदि पूंजी बाजार के अंतर्गत आते हैं। तो देखो, घरेलू क्षेत्र भी आपके बचत पूंजी बाजार में जमा कर रहे हैं। उत्पादन क्षेत्र को जो बचत हो रही है वो भी पूंजी बाजार को दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र को जो भी बचत हो रही है वो पूंजी बाजार को दे रही है। और पूंजी बाजार क्या कर रहा है? जरूरत पड़ने पर वो उत्पादन क्षेत्र को उधार दे रहा है, ठीक है।
और सरकार भी उससे उधार प्राप्त करती है। आया समझ में? आया समझ में? ये हमारा 3 क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रवाह है, जिसमें हम 2 क्षेत्रों को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उत्पाद क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र। यहाँ पे हमारा सरकारी क्षेत्र और इंक्लूड हो गया, जो क्या करता है कि घरेलू क्षेत्र को स्थानांतरित भुगतान प्रदान करता है, उसी प्रकार से उत्पाद क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इनके बदले में क्या करता है कि कर वसूल करता है, और कर के द्वारा ही सरकार की क्या होती है, आय होती है, जिसमें से वो अपने व्यय करता है और अपनी बचतों को कहाँ पे जमा करता है, पूंजी बाजार पे, और आवश्यकता पड़ने पर वो पूंजी बाजार से उधार भी प्राप्त करता है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, ठीक है। एक और रह गया, उसको और पढ़ लेते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल। आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल। तो 4 क्षेत्रों में क्या क्या, देखो बच्चों, पहले हमारा ग्रस्त, सबसे पहले हमारा क्या गया, ग्रस्त। ग्रस्त परिवार क्षेत्र कहो, ग्रस्त घरेलू क्षेत्र कहो, परिवार क्षेत्र कहो, ठीक है। दूसरा उद्यम या फिर जिसको कहते हैं उत्पाद क्षेत्र या फिर फर्में। तीसरी हम गवर्नमेंट को भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कैसे आय का फ्लो किससे किसकी तरफ होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आपका ये 4 क्षेत्रीय मॉडल है, तो बच्चे इसमें आपको पता है कि 4 क्षेत्रों में हमारा चौथा क्षेत्र कौन सा इंक्लूड होगा। चौथा क्षेत्र आपका कौन सा इंक्लूड होगा, विदेश। विदेश या फिर कह सकते हैं हम शेष विश्व। शेष विश्व, अपने देश को छोड़कर शेष विश्व इसके अंतर्गत इंक्लूड होगा। बच्चे ये हम ऐसे चलते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा जूम करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका 4 क्षेत्रीय मॉडल में आपका विदेश इंक्लूड हो गया। विदेश मतलब कि उद्यम जिन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर रहा है उसको कहाँ पे सेल करेगा। अब तक तो देश की सीमा के अंतर्गत ही सेल कर रहा था, लेकिन अब किसको करेगा, अब विदेशों को करेगा। शेष विश्व के जो राष्ट्र हैं उनको सेल करेगा। तो उनको जब वस्तु एवं सेवा अदायगी निर्यात के लिए उद्यम ने वस्तु एवं सेवाएं बनाई, उसके बदले क्या हुआ, निर्यात करा, ठीक है, समझो। उद्यम ने वस्तु एवं सेवाएं बनाई, उसके बदले क्या प्राप्त करी, निर्यात करा, तो उसके लिए आय प्राप्त हुई। ठीक उसी प्रकार से जब उद्यम ने विदेशों से वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करी, तो उसके बदले क्या प्रदान करी, अदायगी। तो आयात के लिए अदायगी, ठीक है बच्चे। तो ये यहाँ पे आपका विदेश क्षेत्र और इंक्लूड हो जाता है 4 क्षेत्रीय मॉडल में। बाकी 3 क्षेत्र आपके वही हैं, जिसको एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा ग्रस्त है फर्स्ट, और हमारा उद्यम, जो कि हमारा 2 क्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या कर रहा है, जिसमें क्या करता है कि उद्यम ग्रस्तों से संसाधन प्राप्त करता है, और उसके बदले ग्रस्त क्या करता है, उपभोग व्यय करता है किस पे, उद्यम पे, ठीक है। जब उत्पादन कारकों की अदायगी किसकी तरफ होगी, ग्रस्तों की तरफ हो रही है, तो उसके बदले क्या करेगा, उपभोग व्यय करेगा किसकी तरफ, उद्यम की तरफ। ठीक उसी प्रकार से जब 3 क्षेत्रीय मॉडल हमारा आता है, तो वहाँ पर आय कैसे प्राप्त होगी, सरकार की आय कौन कौन सी होती है कि वो उद्यम से क्या प्राप्त करता है, टैक्स प्राप्त करता है, निगम कर जिसको कहा गया है, और व्यक्तिगत कर, ये सरकार की आय होती है। और उस आय में से वो आर्थिक सहायता प्रदान करता है किसको, उद्यम को, और गृहस्थों को, परिवार को अंतरण अदायगी देता है, जैसे कि पेंशन हो गया, आपका स्कॉलरशिप, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, जो भी सेवाएं हैं वो प्रदान करेगा, वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। अब आय कर के रूप में हो गई, और उसके बदले अपने खर्च जो गवर्नमेंट ने किए, और उसमें से जो भी बचत होगी वो कहाँ पे जमा करेगा, पूंजी बाजार पे, और आवश्यकता पड़ने पर पूंजी बाजार से क्या करेगा, उधार भी लेगा। और ग्रस्त भी अपनी बचत को कहाँ पे जमा करेंगे, पूंजी बाजार में, और उद्यम भी अपनी बचत को कहाँ पे जमा करेगा, पूंजी बाजार में, और आवश्यकता पड़ने पर पूंजी बाजार से क्या लेगा, लोन भी लेगा, ठीक है बच्चे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने ये देखिए आज भी 1 घंटे की वीडियो आपकी हो गई है।
छोटा सा टॉपिक था, लेकिन समझाने की वजह से पूरी 1 घंटे की वीडियो हो गई है। तो बताना बच्चे, कमेंट करना जो भी आपको इसमें टॉपिक समझ में नहीं आया हो, मैं उसको फिर से आपको समझाऊंगी। और मेरी कोशिश है कि आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ गया और आपको ये हेल्प करता है चैप्टर को कवर करने में, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बच्चे, ये जो मैंने माइंड मैप बनाया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैंने यहाँ पे कलरफुल बनाया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसी को याद कर लेना। इतना इनफ होगा, आप वहाँ पे भूलोगे नहीं। और इसमें ज़रूर कमेंट करना है कि आपसे पहले पता था कि अर्थव्यवस्था के प्रकारों का वर्गीकरण कितने आधारों पर करा गया, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था नियंत्रण के आधार पर कौन सी है, विकास के आधार पर कौन सी है, और वैश्विक संबंधों के आधार पर कौन सी है। ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।